हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम ऑल ट्रेड के लिए, और जिन लोगों के भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर भी जीके पूछी जाएगी उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चाहें तो यहाँ से अपने रिवीजन को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है आपका कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो हाई लेवल के भी होते हैं, लो भी होते हैं। आपके जिस पर्पज़ से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए इसको रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है। अगर आप साइंस के क्वेश्चन को पढ़ने बैठेंगे तो और टिपिकल भी प्रश्न होते हैं, यदि आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो लैमार्क ने किया था, ये फ्रांस के थे, एवं ट्रेविरेनस ने किया था, ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। आगे देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आप सभी लोगों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका कॉम्बिनेशन दिया गया है। जो टॉपिक दी गई है उसके अलावा भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ उसी में से आए, क्योंकि वो जो सिलेबस आपका दोबारा आया था उसमें पूरी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं थी, इसलिए हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर चलनी है। आगे देखते हैं, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो लेवोजियर है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो वो संबंधित कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्राहम ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, केपलर ने किया था। E=mc² का समीकरण दिया था, किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगरी जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवंशिकता के विकास को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था, किसने, तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहान्स ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जो जीन्स होते हैं वो कहाँ अवस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो बीडल एवं टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था, तो बीडल एवं टैटम ने किया था। खून का रंग लाल है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। जितने भी प्रश्न हैं आप सभी लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जब देखेंगे ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। आप जब कोई काम करते हैं तो वीडियो प्ले करिए, तो ताकि आप सुनते रहेंगे चीज़ें तो आपको याद होंगी जल्दी। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, खून थक्का नहीं जमता। खून का थक्का क्यों नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में। अगर किसी को हीमोफीलिया नामक रोग है तो उसका खून का थक्का जो है नहीं जमता है। मतलब अगर चोट लगी है तो ब्लड अगर आ रहा है तो वो रुकता नहीं है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है रक्त को जो है शरीर के अंदर जमने से रोकता है। नेक्स्ट है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है या यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है
हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो रक्त का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक होता है किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, या स्प्लीन कहते हैं उसे, ब्लड बैंक को। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40% फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं, कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो 4, ए बी और ओ, इतने होते हैं। ठीक है, चारों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडरस्टीन ने की थी। लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो है ओ होता है, और सर्वग्राही क्या होता है? ए बी। सर्वदाता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है वो किसी को भी, मतलब किसी भी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी भी ग्रुप वाले को। और जो जिनका ए बी होता है ब्लड ग्रुप, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया है, आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर। लैंड स्टीनर एवं विनर जो है आरएच फैक्टर के खोज करता है। आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि का कार्य क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करना। रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क या किडनी। वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी, जो कि रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम। ठीक है, आगे देखेंगे। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? मतलब रक्त जो है क्षारीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। नाम याद रखेंगे, स्फेग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। देखिए आगे दिया हुआ है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती? तो शिरा। मतलब शरीर से हृदय की तरफ जो रक्तवाहिनी रक्त ले जाती है उसे हम कहेंगे शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहेंगे? तो धमनी। दोनों में कंफ्यूजन होता है, फिर से ध्यान रखेंगे कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसे हम कहेंगे शिरा। मतलब शिरा के द्वारा रक्त जो है हृदय में जाता है, और हृदय से शरीर में जो रक्त आता है उस रक्तवाहिनी का नाम क्या है? धमनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो पेसमेकर। आगे जराविक 7 है, क्या है ये? तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। और ब्लड का कितना होता है? रक्त का 7.4 होता है। याद रखिएगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। पित्त स्रावित होता है यकृत में। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होगा? तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी
इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोनोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी है विषाणुओं का अध्ययन। अगला देखिए दिया हुआ है, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत है क्या? तो बीमारी का नाम है और ये वायरस द्वारा फैलती है। आगे बढ़ते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग क्या है? तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन होती है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने विषाणु की खोज करी थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु का उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। आगे बढ़ते हैं, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर है क्या? तो जड़ों के रूपांतरण है। पूछा जाता है कि मूली और गाजर क्या है? तो ये हमारे जड़ होते हैं। और तने के रूपांतरण कौन है? तो आलू और प्याज जो है तने के रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे फ्यूज ग्रंथि भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी होती है। दो वंशानुगत रोग बताइए। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है दो वंशानुगत रोग होते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हेरनर ने किया था। हेरनर ने 1876 में सबसे पहले वर्णांधता के बारे में बताया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। आगे देखिए दिया है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ? तो थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में परस्पर कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण करती है। पचे भोजन का अवशोषण कौन करती है? तो छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टायलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली जो है उसमें सब सर्वाधिक हड्डी पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलते हैं? एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन द्वारा या प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, रिसाव हुआ था, तो किन गैसों का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहा जाता है।
आपको पता होना चाहिए कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके कारण उस समय तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी भी वहाँ पर उसके प्रभाव कम नहीं हुए हैं। वहाँ गैसों के कारण वहाँ के लोगों के रहन सहन और बाकी चीज़ों में बहुत प्रभाव पड़ा है, जो कि समस्याएं अभी भी हैं और अभी भी बहुत लोग उससे जूझ रहे हैं। जबकि ये बात कितनी पुरानी है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या थी जिससे अभी भी अच्छे से लोग उभर नहीं पाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रीनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ पौधे जो अपना खाना तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एक प्रश्न बनता भी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है तो किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। इस सीरीज़ में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, उम्मीद है आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे और चीज़ों को याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नई टॉपिक इससे संबंधित मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिवीजन के तौर पर यूज़फुल होगी। आप सभी लोग सिर्फ इस वीडियो के पे ही डिपेंड ना रहें, आप अपने स्तर से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। करंट अफेयर के भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जितने पॉसिबल हो सकेंगे आपको प्रश्न प्रोवाइड करे जाएंगे। यदि आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाईज और कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको नेक्स्ट वीडियो द्वारा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।